तुम्हारे लिए क्या क्या आगे चैलेंजेस आएंगे, कैसे तुम एंट्रेंस निकालोगे, कैसे तुम्हारी काउंसलिंग होगी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। घर वाले तो रेडी थे ना? नहीं, घर वालों को भी अभी पता ही नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, अभी तक तो नहीं पता था उनको। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में, और आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी चुनौतियों को स्वीकार किया और इस छोटे से आकांक्षी जिले में आकर यह साबित किया कि अगर मेहनत करें और व्यक्ति के सामने अपने काम का जो परिश्रम है उसे अगर हम दिखाएं तो हर जंग जीती जा सकती है। मेरे साथ सुमित गुप्ता हैं जो कि चित्रकूट के सबसे यंगेस्ट आर्किटेक्ट हैं, और यहाँ पर आकर लखनऊ से उन्होंने कैसे चैलेंजेस स्वीकार किए उन सब पे हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि चित्रकूट में कैसे वापसी हुई। एक अच्छा कोर्स किया था आपने, फॉरेन के भी बहुत सारे आपके पास इन्विटेशंस रहे होंगे, शहर में भी आप काम कर सकते थे, वहाँ तो आप आर्किटेक्ट कहलाते। यहाँ तो बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते होंगे, इंजीनियर हो क्या हो। जी बिल्कुल, बहुत सारा चीज़ें, बहुत लोग ऐसे भी मिले, और अभी हम चित्रकूट में बहुत सारी चीज़ें फेस भी कर रहे हैं, आज भी फेस करते हैं कि अभी हमको हमारे जो मेरा जो खुद का जो प्रोफेशन है जिस पे हमें आर्किटेक्ट बुलाया जाता है, और तो हमें लोग इंजीनियर के नाम से भी बुलाते हैं, जेई भी बुलाते हैं। बेसिकली लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत से लोगों से, मतलब 50% आप कह सकते हो कि लोगों को पता ही नहीं कि आर्किटेक्ट क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या होता है। इसी दौर पे हम भी गुजरे हैं। हम जब इंटर में थे तो हमको भी नहीं पता था कि आर्किटेक्चर होता क्या है। कहीं ऐसा हुआ कि अब आपको अगर मैं शुरुआती दौर बताऊं तो शुरुआती दौर में ये था कि हमारे घर पे कारपेंटर एक काम करता था, वो कुछ समय के लिए मुंबई गया हुआ था काम करने। अब मैं आपको स्टार्टिंग फेज बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से आर्किटेक्चर मैंने सेलेक्ट किया अपने लाइफ में। शुरू से तो यही सीन था कि कुछ अलग करना है। अलग करने के दौर पे आगे बढ़ते गए। आर्ट थोड़ा सा अच्छी थी, पढ़ाई कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मार्क्स अच्छे आते थे। तो हमने ये किया कि हमारे कारपेंटर गया हुआ था मुंबई, वहाँ काम कर रहा। तो वहाँ जब वो वापस लौटा तो उसने कुछ अपनी डिज़ाइनें हमको दिखाई कि मैंने देखो कुछ ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है। तो उसके चलते मैंने उससे पूछा कि ये डिज़ाइन किया किसने है? तुमने तो सिर्फ उसको बनाया ना, तो इसको किसी न किसी ने शेप दिया होगा, कुछ आकार दिया होगा, कुछ बताया होगा तुमको कि कैसे बनेगा ये। तब उसने बताया कि ये एक आर्किटेक्ट आता था और उसने मुझे ये डिज़ाइन देता था। तो मैंने कहा ये होता क्या है आर्किटेक्ट का काम क्या था? वो कहता था कि वो सिर्फ एक डिज़ाइनर है, वो इंटीरियर डिज़ाइन करता है, BMW से आता है। तो वो BMW भी दिमाग में एक बार क्लिक की कि शौक था बचपन से कार का। फिर आगे बढ़ते गए। अच्छा, ये किस दौर की बात है, क्या उम्र थी ये उस टाइम पे मेरी उम्र रही होगी 16-17 साल। 16-17 साल में ये गॉसिप चल रही थी। हाँ, ये अब क्योंकि उस समय भी जानने की बहुत कोशिश किया करते थे हम कि क्या होता है, कैसे क्या सही होती है सारी चीज़ें। कारपेंटर जब हमारे घर पे काम करता था तो मैं वहाँ से हटता नहीं था, मुझे पसंद था देखना, काम करवाना। जब हमारे घर पे कुछ मिस्त्री मैसन वगैरह भी काम करते थे तो भी हम खड़े रह के देखते थे कैसे काम हो रहा है। तो वो सब जिज्ञासा अंदर बढ़ती गई, चीज़ें बढ़ता गया आगे। फिर एक दौर आया कि हम इंटर के बाद अपने दोस्तों के साथ जेईई मेंस का फॉर्म भरने जा रहे थे। तो उस फॉर्म भरते वक्त मुझे नहीं भरना था, मैं ऑलरेडी बीएससी का अपना एडमिशन करा चुका था। मेरे दोस्तों को जेईई मेंस का फॉर्म भर के बीटेक का काम पढ़ाई करनी थी। तब उस पर जो आपका फॉर्म जो भर रहा था वहाँ पर जनसेवा केंद्र वाला, तो वहाँ उससे मैंने पूछा कि ये इसमें ऑप्शन 2 लिखे हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग फेज में मुझे भी नहीं पता था कि कैसे इसका आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कैसे आगे हमें इसमें बढ़ना है। आर्किटेक्चर मेरे दिमाग से हट चुका था, मैं बीएससी में अप्लाई कर चुका था ऑलरेडी। वो एक टर्निंग पॉइंट था जब फिर वापस से आर्किटेक्चर मेरे दिमाग में बैठा कि मुझे आर्किटेक्चर करना है। फिर मैंने जब उससे पूछा कि ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, तो उसने मुझे बताया कि पेपर 1 में बीटेक है, पेपर 2 में आर्किटेक्चर है। तब मैंने कहा मैं भी फॉर्म भरूंगा। अच्छा, उस समय फिर आपको लगा कि आप भी फॉर्म भर? हाँ। उस समय फिर मैंने भी कहा कि अब मुझे भी ये फॉर्म भरना है, जो फीस उसकी बताओ, मैं फॉर्म भर रहा हूँ। फॉर्म मैंने भरा, सेंटर गया सपना, मैं पेपर देने गया। फिर वहाँ पता चला कि ये पढ़ाई इतनी इजी नहीं है, क्या क्या है इसमें, क्या रूल है आगे, क्या हमें फेस करने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज मिली। अब मेरे पास कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं था
कि तुम इस फील्ड में जा रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या क्या आगे चैलेंजेस आएंगे, कैसे तुम एंट्रेंस निकालोगे, कैसे तुम्हारी काउंसलिंग होगी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। घर वाले तो रेडी थे ना? नहीं, घर वालों को भी अभी पता ही नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, अभी तक तो नहीं पता था उनको स्टिल। उसके बाद मैंने चोरी छुपे एग्ज़ाम दिया था। फिर मैंने उस टाइम पे गूगल की भी बहुत कम डिमांड थी मार्केट में, एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास था ऑलरेडी, तो मैंने सर्च किया। फिर मैंने 2 बुक फ्लिपकार्ट से मंगाई पढ़ने के लिए, टोटली इंग्लिश। मैं हिंदी मीडियम का पास आउट हूँ, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं आई, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया। वहाँ बच्चों से पता चला कि और कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आर्किटेक्चर के। तब पता चला कि नाटा भी होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर। मैंने उसका भी फॉर्म भरा। अच्छा। उसका सेंटर मेरा गया लखनऊ। लखनऊ में गया बीबीडी यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी मुझे पसंद आ गई। फिर मैंने वहाँ एडमिशन लेने के लिए कोशिश की। अब मैं घर पे बात करता हूँ तो घर पे मेरे पिताजी एग्री नहीं थे, क्योंकि बीबीडी की फ़ीस काफ़ी हाई थी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम पे। तो पिताजी ने मना कर दिया कि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तुम बीएससी कर लो और कुछ आगे टीचर लाइन वगैरह पे देख लेना, यही स्कोप है आगे। मैं घर पे काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। तो फिर मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ जर्नी, हम एडमिशन लिए बीबीडी यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई स्टार्ट हुई। फिर मेरी 3 सेमेस्टर की फ़ीस मेरे घर से जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा गड़बड़ा रही है मेरी फ़ीस की वजह से, क्योंकि फ़ीस तो जा ही रही है, पॉकेट मनी भी जा रही है। फिर मैंने एजुकेशन लोन लिया। अच्छा, एजुकेशन लोन लेना पड़ा? बिल्कुल, क्योंकि जब आप देख रहे हो ना कि आपके घर की कंडीशन कहीं ना कहीं हिल सकती है, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हो या रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो आप अपने घर वालों को प्रेशर नहीं दे सकते। फिर आपको ये अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी कि अगर मैं फ्यूचर में इस बिजनेस में स्ट्रांग होता हूँ या मैं अच्छे से सेटल होता हूँ तो मैं इस एजुकेशन लोन को इजीली भर सकता हूँ, पे कर सकता हूँ, मुझे घर वालों को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तब का दिन था कि उस दिन से मैंने आज तक घर वालों से फीस के नाम पे कुछ नहीं लिया। मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, कोर्स के साथ साथ मैं मतलब अपना ऑफिस भी थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करने लगा। मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला सेकेंड ईयर में, तब से मेरा प्रोजेक्ट मुझे मिलने लगे और मोस्टली प्रोजेक्ट मुझे चित्रकूट से ही मिलने लगे। बाकी फ्रीलांसिंग में काम करता था, चलता रहा ऐसे ही, और मुझे चित्रकूट से रिस्पांस अच्छा मिलने लगा। उसमें चित्रकूट में मैं आकर के चित्रकूट में जब पहली बार काम किया आपने, प्रोफेशनली काम किया, उस वक्त एक्सपीरियंस कैसे थे? क्योंकि यहाँ की सोसाइटी उतनी मैनेज्ड नहीं है, कैसा रिस्पांस मिला? उस टाइम पे लोगों को ये बताना पड़ता था कि यार मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को आर्किटेक्ट पता भी नहीं था। बहुत कुछ फेस करना पड़ा उस टाइम पे। फिर लोगों को पूरा डिटेल में समझाना पड़ता था कि हम आपका नक्शा बना के देंगे, और नक्शा नाम जो वर्ड है वो भी लोगों यही चलता था। मतलब एक इंजीनियर आप कह लो या तो नक्शा कह लो, लोग इंजीनियर साहब कहने लगे। लेकिन ये चीज़ें तो कैजुअली हमने अपने ऊपर मतलब एक्सेप्ट की कि हाँ ठीक है, यहाँ ऐसा ही चलता है, हमें ऐसा ही चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हमने यही किया, आगे बढ़ते गए। फिर हमने यहाँ स्टार्ट जब किया तो शुरू में कोई फ़ीस भी नहीं पे करता था हमारे अकॉर्डिंग। फिर हम धीरे धीरे अपना फ़ीस स्ट्रक्चर सेट करके रखे, काम बढ़ाते गए। कोई बहुत से काम हमने शुरुआती दौर पे फ्री में किए, फ्री ऑफ कॉस्ट किए, फ्री में विज़िट करते थे, खुद का तेल फूकते थे, सिर्फ इसलिए ताकि एक्सपीरियंस मिल सके। जर्नी ऐसे ही होती है कि जब आप किसी बड़े काम को करना चाहो या उसका सपना लेके बैठे हो तो छोटे काम को आपको इजीली करना होता है, तब उससे एक्सपीरियंस मिलता है आपको और बड़ा काम आपके लिए आसान हो जाता है, वो रास्ते आसान हो जाते हैं। पीएससी तो चित्रकूट क्यों चुना आपने? क्योंकि आप तो एक अच्छे मतलब संस्थान से आपने पढ़ाई की थी, देश की इतने अच्छी संस्थान थी वो। लखनऊ छोड़ना, चित्रकूट चुनना, क्या पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ या ये लगा कि कुछ रिस्क लेते हैं? ये आपने जो लास्ट में कहा कि रिस्क लेते हैं, तो ये हमने एक बार सोचा, और चित्रकूट इसलिए चुना। पहली बात तो कि मैं जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे अंदर नहीं था वो। बचपन से ये सोचा था कि बहुत बड़ा कुछ करना है,
और कुछ डिफरेंट करना है लोगों से। तो आपने खुद देखा होगा कि मैं मानिकपुर से बिलोंग जैसे करता हूँ, तो मानिकपुर में भी किसी ने भी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया नहीं अभी तक। करवी का मुझे पता नहीं है, करवी में भी मुझे अभी तक कोई मिला नहीं बेसिकली जो करवी से बेस्ड हो। तो इसका गाइडेंस भी नहीं मिला प्रॉपर तरीके से कहीं से भी। तो चित्रकूट चुनने का बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं जब दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहा था तो वहाँ 6 महीने की इंटर्नशिप थी, और ऑफिस में कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स हुए थे, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिसकी वजह से मुझे ये चुनना पड़ा कि मैं जॉब नहीं कर सकता। तो मैं जॉब लाइक बना नहीं था, इस वजह से मुझे चित्रकूट को प्रॉपर चुनना पड़ा। और चित्रकूट में मैं शुरू से काम भी कर रहा था, मैं सेकेंड ईयर से काम कर रहा था। फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरे पास लगभग काम थे, प्रोजेक्ट थे यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पर बढ़ाता गया। बाहर के जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो तो कहते होंगे बीच में कि सुमित कहाँ फंस गया, तो वो या तो वो फंसे नजर आ रहे हैं आपको? अब मैं किसी को कुछ आरोप नहीं कह सकता, बट अब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई अभी भी जॉब कर रहा है स्टिल, कोई कितना पा रहा है, कोई कितना पा रहा है, इससे मुझे मैटर नहीं करता। आप अपनी मेहनत करिए और अपना देखिए। मेरा ठीक ठाक है। हाँ, गाड़ी भी आपने ले ली है? हाँ, गाड़ी ली है। घर का भी खुद आपने अपना नक्शा अप्रूव किया? जी। अच्छा, परिवार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे, क्योंकि मेरी जो जानकारी है उस लिहाज से आपका परिवार बेहद चैलेंजिंग रहा, बहुत मेहनत करने वाला परिवार है। कैसी जर्नी रही परिवार की जर्नी कैसे, मतलब आपको बताऊं कि परिवार में जब मेरा भाई ने मुझे सपोर्ट किया, उससे 1 साल पहले उसने एक नई शॉप खोली थी मार्केट में कॉस्मेटिक्स की। उस समय उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी, बट मैं उसके कॉन्फिडेंस का आज भी दीवाना हूँ, और आज भी मैं उसका कह सकते हैं कि एक शुक्रगुजार हूँ अपने लाइफ में। और मैं आज भी उसका ओहदा अपने ऊपर रखता हूँ, क्योंकि उसने जिस टाइम पे मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रखा था, फ्री कर दिया, तो वो बहुत सपोर्टिव था। और आज भी मैं उस कर्ज को कभी भर नहीं सकता। काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम पे। पिताजी का क्या रोल रहा? पिताजी तो देखिए, हर एक पिता अपने बच्चे के लिए तो जैसा रोल रहता है सबके साथ, वैसा ही हमारे पिताजी का भी है, कुछ अलग सा नहीं है। अभी ठीक है, मुस्कुराते हैं? हाँ, जब आप आज भी बोल लेते हैं या वो खुशी है मन में? आज भी बोल नहीं पाते, बट ठीक है, उनको लगता है लड़का ठीक कर रहा है। हाँ, मतलब अब घर की मुर्गी तो दाल बराबर है। तो अच्छा, यूथ को क्या मैसेज है सुमित का? क्योंकि जब मैं अभी बातचीत में मैंने इनवाइट किया था, तो मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा था कि मोटिवेशनल वर्क है आपका, नया है, चैलेंजिंग है, और यूथ ये सोचता है कि कोई नया वर्क तो पहले तो हम करेंगे नहीं, और करेंगे तो बड़ी सिटीज़ में करेंगे। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज सिंपल है। अगर आपने किसी चीज को सोचा और आप उसके लिए करने के लिए अग्रसर हो, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसको करना चाहिए, करना भी चाहिए और कर सकते भी हो। मैंने ये अचीव किया है। मैंने जो सोचा है, कभी भी सोचा कि मुझे ये करना है, जैसे एज सपोज आर्किटेक्चर तो मैंने कर ही लिया, क्योंकि मैंने सोचा था 10th से। गाड़ी लेने के लिए मैंने सोचा, मैं ऑफिस के फर्स्ट डे से ही गाड़ी जा रहा था, गाड़ी से चल रहा था। गाड़ी मेरी पहली वाली ख़राब हुई, दूसरी मुझे लेनी थी। 5 दिन में मैंने गाड़ी सेलेक्ट की, 5वें दिन मैं गाड़ी लेके आया था। क्यों? क्योंकि मैंने सोच के डॉट कर दिया था उसको कि मुझे लेना है, चाहे जैसे लेना है। तो ऐसे ही होता है, लाइफ भी ऐसी है कि आप कम से कम, अगर मैं कहता हूँ प्यास लगी है तो हमें पानी के लिए बॉटल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा आगे, तभी हम पानी पी पाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ सोचा है अंदर, आपको भूख लग रही है, तो आपको खाना पड़ेगा, अपने आप पेट नहीं भरेगा ना। फिर लोग क्या करते हैं कि लोग बीच रास्ते पे आकर के छोड़ देता है कि यार मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आप ये देख रहे होगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा। बहुत लोग इशू बनाते हैं कि यार मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपने आप से सपोर्ट लो ना यार। मैंने एजुकेशन लोन क्यों लिया? उसको मेरे पिताजी थोड़ी भर रहे हैं, मैं भर रहा हूँ। आज भी यही सीन चल रहा है। तो हम अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं ना, तब तो हम काम कर रहे हैं आगे। तो ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, चित्रकूट में ऐसा कितना स्कोप चित्रकूट में, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, तो चित्रकूट में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ कैसी संभावनाएं हैं गवर्नमेंट्स के लिए, लोगों के लिए? देखिए, चित्रकूट में आर्किटेक्चर का स्कोप तो है,
बट चित्रकूट इतना डेवलप नहीं है ना, यहाँ प्लानिंग भी नहीं है। हाँ मतलब कुछ भी प्रॉपर प्लान के तहत नहीं होता, लोग अपने आप में ही इंजीनियर बन जाते हैं, बीच में आकर इंटरप्ट करते हैं, वो सब सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत कुछ फेस करना होता है हम लोगों को। बट चित्रकूट को अभी और भी ज़्यादा समय लगेगा इस फील्ड को प्रॉपर तरीके से यहाँ वर्क करने के लिए, क्योंकि यहाँ अभी ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं सिस्टम हुआ है, मतलब जो अप्रूव्ड आपके जो प्लानिंग अप्रूव्ड होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वो सब शहरों में। मैंने सुना कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत घूमना पड़ा शुरुआत में, ये बड़ा रहा कहाँ कराएं, कैसे होगा भी या नहीं होगा? हाँ घूमना पड़ा, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन दे नहीं रहा था जो पहले से यहाँ पर थे, तो उनका ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। मुझे काफ़ी मतलब नए नए नॉर्म्स बताए गए थे कि ऐसा नियम चल रहा है, ऐसा नियम चल रहा है, तो मुझे बस फिर मैंने डीएम सर से बात की डायरेक्ट, तो मेरा काम हो गया था। तो काफ़ी चीज़ें मतलब रही ऐसी बहुत ऐसा। और क्या याद आता है, जैसे अब यहाँ पहुँच गए, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठहर जाती हैं दिलो दिमाग में काम से रिलेटेड, कुछ ऐसा है जो ठहरा हुआ है सुमित के दिमाग में? कोई एक्सपीरियंस ऐसा काम के दौरान का, कुछ ऐसा हो जो बहुत इनोवेटिव रहा हो या बहुत ऐसा रहा हो जिसमें लगा हो कि हाँ यहाँ पे प्रोफेशनली नहीं? ऐसा बहुत है। ऐसा मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ ही हम प्लान कर रहे थे काली घाटी पार्क को लेकर के और तुलसी जलप्रपात को लेकर के, राघव जलप्रपात को लेकर के, जब हम टूरिज्म के साथ जब काम कर रहे थे, प्लान मेरे बहुत यूनिक थे उस टाइम पे, आपने भी देखा था, आपने उसका आर्टिकल भी निकाला था, तो वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट इस चीज़ का भी होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी और रिस्पांस ना मिले, फिर उस चीज़ को चोरी कर लिया जाए। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आपके आइडियाज़ ले लिए जाते हैं, फिर आपसे वर्क नहीं कराया जाता। ऐसा बहुत चैलेंजिंग मैंने फेस की, बट मैं उसके बाद भी लगा हूं कि चित्रकूट का डेवलपमेंट मुझे कहीं भी एक मौका मिलता है चित्रकूट को डेवलप करने के लिए, उससे मैं पीछे नहीं हटता, चाहे मुझे वहाँ मेरी फीस मिले या ना मिले। ये मेरा शुरू से उसूल था, आपके साथ भी मैंने एक्सपीरियंस। अच्छा, मानिकपुर में आपने सेल्फी पॉइंट आपके द्वारा बनाया गया? मानिकपुर में भी है, मानिकपुर में अपने होम अच्छा, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे डिजाइन बाय सुमित गुप्ता लिखा रहे और रोज गुजरे आप वहाँ से, कैसा लगता है तब? थोड़ा गर्वान्वित तो महसूस होता ही है कि आपके द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया गया, से अप्रिशिएट भी किया गया, तो ऐसा तो सबको अच्छा लगेगा। कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य करेगा और समाज की नज़रों में आएगा तो उसका तो फर्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, धन्यवाद। एक अच्छी बातचीत आपने हमारे साथ की। ग्राउंड जीरो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी चर्चा देखी। सुमित जो है, उनकी जो बातें थी उनसे आप बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते, क्योंकि बिना किसी लपेट के या बिना किसी मसाले के उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है। यूथ जो है वो सीख सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। ग्राउंड जीरो की आपसे अपील ये है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी संघर्ष की कहानी छिपी है, आप चाहते हैं कि उसे हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के सामने रखें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राउंड जीरो में फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही शख्स के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।